हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ। आज है 20 अप्रैल और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जो कल रात तक की सुर्खियों से बने हुए हैं। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जैसा कि मैं डेली कहती हूँ कि आप लोग जो हमारा टेलीग्राम पर चैनल है लक्ष्य तक आपके साथ, उसे सर्च कर लीजिए। अगर वहाँ नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस चैनल के आपको मिल जाएगा, उसके लिंक जा करके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि वहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी इस लेक्चर की। और दूसरी चीज़, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए डाले जाते हैं जो आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि कहाँ तक आपकी तैयारी स्ट्रॉन्ग है। तो चलिए आज का सेशन देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आज का जो मोटिवेशन कोट है उसको देख लेते हैं, जो हमें एनर्जेटिक बनाने में क्या करेगा, हमारी हेल्प करेगा। देख लेते हैं क्या है। बहुत ही अच्छी लाइन कह रहा है कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता है, कांच के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से मुश्किल हो जाती है आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता है। बहुत ही सही लाइन का है कि कोई जरूरी नहीं कि हर शौक को पाला जाए। ठीक है, अगर मेहनत कर रहे हैं तो कोई भी जो मुश्किल वर्क है वो बहुत ही ईजिली तरीके से हो सकती है। क्योंकि कुछ भी चीज़ें जो हैं वो हर चीज़ को कहो कि नहीं लक पर डिपेंड कर दे, लक पर से हो जाएगा, तो लक पर कोई भी चीज़ टिकी नहीं होती है। हाँ, थोड़ा बहुत रोल प्ले करता है बट बहुत ज़्यादा नहीं। सारा जो आपका जो भी रोल प्ले करता है वो आपका क्या है, हार्ड वर्क है। तो उस पर आप ज़्यादा डिपेंड रहिए। तो चलते हैं आज का सेशन देख लेते हैं क्या कह रहा है, हमारा कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड वो है कि भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन यानी कि GCTM, जी का मतलब ग्लोबल, सी का सेंटर, टी ट्रेडिशनल, एम से मेडिसिन, तो ये कहाँ स्थित है? भारत में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? जामनगर। इसका आंसर यहाँ नहीं लिखा गया है, जामनगर। जामनगर कहाँ है? गुजरात। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए इस पर, जितने स्टार बना सकते हैं बना लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ ये स्थित है? गुजरात, जामनगर। तो इन्होंने क्या किया है, नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं, प्रधानमंत्री जो हैं हमारे देश के, उन्होंने क्या किया है, इसकी आधारशिला रखी है। और इस प्रोग्राम में जो मॉरिशस के PM हैं, प्रधानमंत्री हैं, जिनका नाम है प्रवेंद्र जगन्नाथ, वो, और WHO के महानिदेशक जिसका नाम है डॉक्टर टेड्रोस, मैं लिख दे रही हूँ, थोड़ा नाम इनका टफ है, हो सकता है आपको क्लियर ना हो रहा हो, तो डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेसस। ठीक है, तो ये यहाँ के क्या है, महानिदेशक है। तो इन लोगों ने भी इसमें क्या किया है, भाग लिया है। अब इसका लक्ष्य क्या है, ये क्यों मतलब स्थापित किया गया, कहाँ स्थित है, क्यों स्थापित किया गया? तो ये जो सेंटर होगा, ये जो केंद्र होगा, इसका लक्ष्य क्या होगा, जो टेक्नोलॉजी है, जो प्रौद्योगिकी है, उसका क्या किया जाए, उपयोग किया जाए, और उसका यूज़ करके जो पारंपरिक ज्ञान प्रणाली है उसका डेटाबेस बनाया जाए। ताकि क्या होगा, इससे क्या होगा, तो जो पारंपरिक दवाएं होंगी उनका परीक्षण किया जा सकेगा और प्रमाणन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों का निर्माण किया जा सकेगा। यही इसका क्या है, लक्ष्य है। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा बहुत ही अच्छे से ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट, मतलब इन शॉर्ट कहा जाए तो पारंपरिक दवाएं जो होंगी, परंपरागत दवा जो है उसको क्या करना है, बढ़ावा देना है। किसके द्वारा देना है बढ़ावा देना? तो ये आयुष मंत्रालय के द्वारा। आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। ये तो पता ही होगा, भी कल के क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था, आपको याद होगा। वो क्वेश्चन है कि वैश्विक आयुष निवेश और नवाचार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने कल या परसों में डिस्कस किया था आई थिंक। और ये जो आज मैंने डिस्कस किया कि WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, तो ये भी कहाँ है? गुजरात के जामनगर है। तो ये परंपरागत दवाओं को क्या करना है, बढ़ावा देना है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर एक क्वेश्चन आपसे पूछें कि राज्य जो है, कौन सा ऐसा राज्य है जो ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में टॉप पर बना हुआ है, तो वो कौन सा है? गुजरात है। वो कौन सा है? गुजरात है। और छोटे में कौन है? गोवा है। तो ये मैंने डिस्कस किया था, इसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, और भी क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं कि कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। विश्व यकृत दिवस, ये भी वो इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में ये पूछा था, मुझे याद नहीं कौन सा एग्जाम है, बट ये पूछा था कि विश्व यकृत दिवस का आयोजन हर साल कब किया जाता है? तो ये कब किया जाता है, ये कब? अच्छा एक मिनट, ये जो यहाँ पर एक मिनट, जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले इसको थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं कि ये जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल
मेडिसिन है वो तो मैंने बता ही दिया, लेकिन थोड़ा और इसको डीपली हम लोग समझते हैं कि इसका मकसद क्या है। तो इसका मकसद वही था, जैसा कि मैंने बताया कि जो पारंपरिक दवाएं होंगी उनकी क्षमता को किस आधार पर, तकनीकी प्रगति और साक्ष्य आधारित रिसर्च के साथ क्या करना था, जोड़ना था। इससे क्या होगी, जो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में पारंपरिक चिकित्सा जो होगी उसकी क्षमता का क्या किया जाएगा, उपयोग किया जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा। तो यही इसका मतलब यही है जो मैंने आपको बताया। तो WHO यह जो सेंटर है, यह जो केंद्र है, वो भारत सरकार के समर्थन से स्थापित कर रहा है। तो इससे क्या होगा, जो पारंपरिक औषधियाँ होंगी उसको वैज्ञानिक तरीके से बेहतर बनाने का काम होगा, और इससे दुनिया के अदर जो कंट्रीज़ है उनको भी क्या होगा, फ़ायदा मिलेगा। और इससे इसका मकसद ऐसा नहीं है कि केवल आयुर्वेदिक औषधियों पर ही काम होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई इसका मकसद नहीं, खाली आयुर्वेदिक औषधियों पर काम होगा, इसका कोई ऐसा अकेला मकसद नहीं है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि हमारा कह रहा था, विश्व यकृत दिवस का आयोजन कब किया जाता है। तो ये कब किया जाता है, तो ये किया जाता है 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को हर साल क्या करते हैं, विश्व यकृत दिवस का आयोजन किया जाता है। और ये जो यकृत है, यकृत यानी कि लीवर, यकृत यानी कि लीवर, तो ये लीवर जो है अगर कहा जाए तो शरीर की कैसी है, ये सबसे बड़ी ग्रंथि है जो क्या करती है, पित्त का निर्माण करती है। यकृत क्या करती है, ये आपके देखिए करंट को हमने कहाँ हम लेकर गए, साइंस पे लेकर गए। तो ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये क्या करती है, पित्त का निर्माण करती है। कौन, यकृत, ठीक है। और ये जो पित्त का निर्माण करती है, ये पित्त क्या करता है, खाना पचाने में हेल्प करता है। खाना पचाने में ये पित्त जो यहाँ पे निर्माण होता है लीवर में, ये खाना पचाने में हेल्प करता है। और ये जो लीवर है, ये जो यकृत है, वो हमारे शरीर में एक बार में कई काम एक साथ कर सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। और यकृत से संबंधित जो भी बीमारियां होती हैं उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल हम लोग क्या करते हैं, 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाते हैं, ठीक है। और ये जो लीवर है, ये जो यकृत है, ये क्या करता है, रक्त को साफ करता है। रक्त को, ये केवल रक्त को ही साफ नहीं करता, बल्कि जो हमारे शरीर द्वारा उत्पादित जो जहरीले रसायन होते हैं उनको भी ये क्या करता है, तोड़ने का वर्क करता है, ठीक है। तो यकृत जो है वो मस्तिष्क के बाद शरीर का दूसरा सबसे बड़ा और जटिल अंग है। किसके बाद, मस्तिष्क के बाद दूसरा सबसे बड़ा जटिल और सबसे बड़ा अंग है। और ये क्या करता है, जो वसा होती है, प्रोटीन होती है, और भी इससे जैसे इनके जैसे अन्य जो पोषक तत्व होते हैं उसको भी जो है ये पचाने में हेल्प करता है। इतना क्लियर हो गया होगा। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करें तो वो कौन सी है, यकृत ही है। कौन सी है, यकृत है। और अगर सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ ले तो वो कौन सी है, थायराइड है। तो ये दोनों फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ ले तो यकृत, एंड अंतःस्रावी ग्रंथि सबसे बड़ी पूछ ले तो वो कौन सी है, थायराइड है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आगे क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले आपका जो वर्क है कि सेशन को लाइक करना, शेयर करना, और जो नए देख रहे हैं सब्सक्राइब करना, तो ये करिए। फिर बाकी हम तीसरे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी हमारा। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में बता दिया मैंने। तो ये जो वित्त वर्ष 23 है, इसके लिए जो भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटा करके कितने प्रतिशत IMF ने किया हुआ है। तो जो IMF है इसने क्या किया है, 19 अप्रैल 2022 को अपनी रिपोर्ट जारी करता है। और ये IMF कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, ये किसके द्वारा इसने बताया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्व आर्थिक आउटलुक। तो ये सीधे सीधे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जो है किसके द्वारा जारी की जाती है। तो किसके द्वारा जारी की जाती है, IMF के द्वारा जारी की जाती है। तो इसने जो रिपोर्ट जारी किया 22-23 का, तो उसमें इसने ये बताया कि भारत का जो GDP उत्पाद है, इसने क्या किया कि जो वृद्धि इन्होंने अनुमान लगाया था कि क्या होगा, 9% होगा। तो 9% से अब इन्होंने कम कर दिया, क्या कर दिया, 8.2% कर दिया। यानी इसको क्या, कितने घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया, तो ध्यान रखिएगा 8.2% कर दिया। और इससे पहले कितना बताया था इन्होंने, IMF ने 9% बताया था, अनुमान लगाया था कितनी % GDP ग्रोथ होगी। बट अभी फिलहाल इन्होंने क्या कहा, 8.2 की, उससे ये होने वाली है। तो ये क्लियर हो गया होगा। अगर ये कहा जाए कि चलिए तो 2023 के लिए था, 2023 के लिए था, अगर पूछ ले 2024 के लिए IMF के द्वारा कितनी मतलब बताई गई है, तो ये जो बताई गई है ये 6.9 कर दी गई है, इसको भी घटा दी गई है, 6.9 कर दी गई है। जो 6.9 कर दी गई, यानी इसके पहले कितना था, ये 7.1% का अनुमान लगाया गया था, जिससे घटा करके 2024 के लिए 6.9% कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि
जो इस मतलब इनके कहने का मतलब है कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था के मामले में जो आईएमएफ ने कैलेंडर वर्ष 2022 के विकास का अनुमान लगाया था उसको 4.4 से घटा करके कितना कर दिया है, 3.6 कर दिया है। 4.4 से घटा करके 3.6 कर दिया है। तो इतने सारे आपको, ये सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। और अगर बात करें कि ये तो आईएमएफ के अनुसार हुआ, तो और भी रिपोर्ट में बता दे रही हूँ ताकि क्वेश्चन आए तो क्लियर है, एक जगह सारा लिख लीजिएगा, जो कि 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक आईएमएफ का मैंने बताया कि पहले आईएमएफ का कितना था, पहले आईएमएफ का कितना मैंने बताया, तो वो पहले था 9%, जो कि अभी क्या कर दिया इन्होंने 8.2% कर दिया आईएमएफ के अकॉर्डिंग। अगर वर्ल्ड बैंक का पूछ ले तो वर्ल्ड बैंक ने पहले अभी क्या कर दिया 8% कर दिया है, और पहले क्या रखा था 8.7% रखा था। ये पूर्व और ये वर्तमान में WB के यानी वर्ल्ड बैंक के अनुसार 8 और पूर्व में क्या रखा था, पहले क्या रखा था 8.7 रखा था। आईएमएफ का ऑलरेडी मैंने बता दिया। अगर फिच की बात करें, फिच ने क्या रखा है 8.5% रखा है, पहले इन्होंने क्या रखा था 10.3% अनुमान लगाया था। और अगर आरबीआई की बात करें कि आरबीआई के द्वारा क्या बताया गया है, तो ये प्रेजेंट टाइम में 7.2% एंड पहले इन्होंने क्या बताया था 7.8% का अनुमान लगाया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें आईएमएफ की, आईएमएफ यहाँ शब्द आया है तो इसको देख लेते हैं। तो आईएमएफ में टोटल कितने 190 हैं, और अभी रिसेंटली जो बना वो कौन सा है, अंडोरा। और ये अंडोरा है कहाँ, तो ये जो है फ्रांस और स्पेन के मध्य, फ्रांस और स्पेन के मध्य स्थित क्या है, एक माइक्रो स्टेट है। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। और आईएमएफ के बारे में बात करते हैं तो 1944 में जुलाई 1944 में यानी जुलाई 1944 में ब्रिटेन वुड्स में न्यू हैम्पशायर अमेरिका में न्यू हैम्पशायर में कई देशों ने क्या किया, संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में आईएमएफ बनाने की बात कही थी। ठीक है। और 27 दिसंबर 1945 में क्या होता है, भारत सहित क्या थे 29 देश, जिसमें भारत भी शामिल था। भारत सहित 29 देश जो थे, इन्होंने मिल करके इसका क्या किया, आईएमएफ का गठन किया था। यानी स्टार्टिंग में कितने थे 29 लोगों ने मिल करके, देशों ने मिल करके इसका गठन किया था। और बात कहाँ उठी थी, ब्रिटेन वुड्स न्यू हैम्पशायर अमेरिका में। ठीक है, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में न्यू हैम्पशायर अमेरिका में ये बात उठी थी। और 1945 में इसका क्या किया गया, गठन किया गया। क्यों इसका गठन किया गया था, किस रीजन से किया गया था, तो जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसमें क्या हुई थी, बहुत आर्थिक मंदी से जूझ रहे थे ये दो देश, तो उससे निपटना था। और इसका उद्देश्य यही था कि सदस्य राष्ट्रों को क्या किया जाए, उनका पुनर्निर्माण किया जाए और विकास के कार्यों में उनकी आर्थिक मदद की जाए। तो ये इसका क्या था, उद्देश्य था। उम्मीद है ये सारे फैक्ट बहुत ही क्लियरली आपको समझ में आ गए होंगे। ये देखिए जो कि कल न्यूज़ में था, ये मैंने यहाँ दे दिया है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सब यहाँ दिया हुआ है, हाईलाइट भी है, तो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, करगा मंदिर उत्सव का आयोजन अप्रैल 2022 में कहाँ किया गया। तो करगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से आपको याद रहेगा, इसको रटने की जरूरत नहीं। करगा कर्नाटक, करगा ये मिल रहा है, कर यानी कर्नाटक, कर, तो करगा मंदिर उत्सव कहाँ मनाया गया, कर्नाटक में मनाया गया। तो ये जो करगा है, तो ये बेंगलुरु कर्नाटक का बेंगलुरु में ये मनाया गया है। तो बेंगलुरु का सबसे पुराना उत्सव ये है, जो कि लगभग कितने साल पुराना है, 300 ईयर पुराना है। और यही यहाँ पे हर साल इसका क्या किया जाता है, आयोजन किया जाता है। और इसका जो समापन होता है होगा कहाँ पर, 16 अप्रैल को होगा, 16 अप्रैल को होगा। और ये किस समुदाय के द्वारा बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है, उस समुदाय का नाम है थिगला समुदाय। तो ये समुदाय भी याद रखना है और ये उत्सव भी याद रखना है, थिगला समुदाय के द्वारा ये मनाया जाता है। और देख लेते हैं कि ये, चलो थिगला समुदाय के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु में बनाया गया, और किस मंदिर में बनाया गया, ये मंदिर भी याद रखने वाली पॉइंट है कि तिगलर, एक मिनट मैं लिख दे रही हूँ, तिगलर पेट के धर्मराय स्वामी मंदिर में। कहाँ पे, तिगलरपेट के धर्मराय स्वामी मंदिर में इसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। अब ये जब आया है करगा मंदिर उत्सव, ये कहाँ का, कर्नाटक का है। कुछ और उत्सव की बात कर लेते हैं, जैसे फ्लेमिंगो महोत्सव कहाँ मनाया गया, आंध्र प्रदेश में। धानु यात्रा महोत्सव का संबंध किससे है, किस स्टेट से है, ओडिशा से है। नु आखाई महोत्सव का संबंध किससे, ओडिशा से है। बोनालू उत्सव तेलंगाना, बथुकम्मा उत्सव तेलंगाना, लाई हरोबा त्रिपुरा, लोसार हिमाचल प्रदेश, फागली हिमाचल प्रदेश। और देवसूर्य की बात करें बिहार, छठ पूजा की बात करें बिहार, चपचार मिजोरम, चपचार तो कई बार पूछ चुका है। ठीक है, तो मिजोरम। मिर्च महोत्सव मध्य प्रदेश, फुलदेई त्यौहार उत्तराखंड,
आदि महोत्सव लेह लद्दाख, लोसार महोत्सव लद्दाख, हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड, मांडू महोत्सव मध्य प्रदेश, अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मेघालय। ये चेरी ब्लॉसम तो अभी कल भी मैंने डिस्कस किया था। तो ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज दैट, 18 से 29 अप्रैल 2022, मतलब 18 से 29 अप्रैल 2022 तक राष्ट्रीय सुरक्षा साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास, जिसका क्या नाम है, NCX इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो किसके द्वारा, अब जब साइबर सुरक्षा दिया है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसी के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा। ये यानी कि NCX का मतलब नेशनल, सी से साइबर और साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट, इसका क्या नाम है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, इंडेक्स ने इंसिडेंट रेस्पॉन्स, एक्स का मतलब एक्सरसाइज। तो इसका क्या किया गया है, आयोजन किया गया। और इसका आयोजन कब से कब तक, ये ध्यान रखिएगा, 18 to 29, 18 से 29 अप्रैल, यानी 10 दिनों तक ये क्या किया जाएगा, ये अभ्यास किया जा रहा है। अच्छा, ये अभ्यास किया तो जा रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है, क्यों ये अभ्यास किया जा रहा है? तो अभ्यास क्यों किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें जो है आपका क्यों ये किया जा रहा है, इसका मतलब बस सिंपल सा है कि ये जो सरकार है, सरकार या जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठन है या एजेंसी है, उनका क्या करना है, उसके वरिष्ठ प्रबंधन करना है। और जो तकनीकी कर्मी हैं उनके साथ जो साइबर खतरे हैं, घटनाएं हैं, उनका क्या, उसके बारे में इनको क्या करना है, ट्रेंड करना है। क्या करना है, इनको ट्रेंड करना है। इतना क्लियर हो गया होगा। और इसके बारे में देख लेते हैं। सिंपल सा अगर ये पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो साइबर खतरों और जो घटनाएं हैं उनकी प्रतिक्रिया के प्रबंधन के बारे में क्या करना है, उनको ट्रेंड करना है। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण क्षेत्र के संगठन और एजेंसियां हैं उनके कर्मियों को इसके बारे में क्या करना है, ट्रेंड करना है। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें NCS की, NCS का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, NSC गलत हो गया, NSC होना चाहिए, NSC राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। तो ये क्या है, एक त्रिस्तरीय संगठन है। ये कैसा है, त्रिस्तरीय संगठन है, जो क्या करता है, जो सामरिक चिंता के, राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा और सुरक्षा मुद्दों की क्या करता है, देखभाल करता है। और जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है, NSA है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की क्या करता है, अध्यक्षता करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार क्या करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करता है। और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है प्रधानमंत्री का सलाहकार भी होता है। और ये वर्तमान में कौन है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, वो है अजीत डोभाल जी। कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। और इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 1998 में हुआ था। किस लिए हुआ था, राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित जितने भी पहलू हैं उसके बारे में विचार विमर्श करने के लिए इसका 1998 में क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो ये भी बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अभी एक और, मतलब जो सुरक्षा कवच किससे संबंधित था, सुरक्षा कवच किससे संबंधित था, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि महाराष्ट्र की पुलिस और जो भारतीय सेना है उसके द्वारा किया गया अभ्यास था सुरक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है, यूपी। किसको दिया गया है ये, तो ये जो है आपका इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड कॉन्टेस्ट, जिसको ISAC, इसमें किसको दिया, यूपी। और यूटी की बात करें, यूटी में किसको दिया गया है, वो दिया गया चंडीगढ़ को। और सिटी लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये 3 को दिया गया है। कौन कौन से 3 को दिया गया है, वाराणसी, अहमदाबाद और रांची। सिटी लीडरशिप अवार्ड किसको किसको दिया गया है, अहमदाबाद, वाराणसी, रांची। ठीक है, मतलब ये अवार्ड कॉन्टेक्स्ट में 5 से 6 कैटेगरी थी। कौन कौन सी थी, एक परियोजना पुरस्कार, एक सिटी लीडरशिप अवार्ड, एक सर्वश्रेष्ठ राज्य या यूटी अवार्ड, एक इनोवेशन अवार्ड, एक कोविड इनोवेशन अवार्ड और एक सिटी अवार्ड। तो जो कि मैंने बताया कि सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किसको दिया गया, किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का दिया गया, ठीक है, तो ये था उत्तर प्रदेश। और अगर यूटी की बात करें तो चंडीगढ़, और लीडरशिप में अहमदाबाद, वाराणसी, रांची। और ये स्मार्ट सिटी मिशन कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में स्टार्ट हुआ था। ये कब स्टार्ट हुआ था, 2005 में स्टार्ट हुआ था। और ये जो स्मार्ट सिटी, इसका जो आयोजन है वो स्मार्ट सिटी मिशन, आवास और शहरी कार्य के जो मंत्रालय हैं, तो
तो उन्हीं के द्वारा ये कब से कब तक 25 अगस्त 2020 से लेकर के 24 फरवरी 2021 तक की अवधि के लिए इसका किया गया था। तो ये भी क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें कि कितने स्मार्ट सिटी, टोटल कितने स्मार्ट सिटी हैं, 100 है। 100 100वां कौन सा भी है, तो वह है शिलोंग। शिलोंग कहाँ पर है, मेघालय की ये क्या है, कैपिटल है, मेघालय की कैपिटल। तो 100वां शिलोंग है। अगर 100वां शिलोंग है तो फर्स्ट कौन सा है, तो ओडिशा का भुवनेश्वर है। ओडिशा का भुवनेश्वर ये फर्स्ट है, और 100 नंबर का कौन सा है, ये आपका शिलोंग है। अगर बात चलिए इतना ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। और हाँ, कुछ और इसमें फैक्ट बात कर ले रहे हैं कि वाराणसी जो है, वाराणसी को 4 श्रेणियों में पुरस्कार मिले हैं। कौन कौन से 4 श्रेणियों में इसको मिले हैं, इसीलिए सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा इसको मिला है। तो कोविड इनोवेशन अवार्ड में भी यूपी के वाराणसी को मिला है। स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड मिला है, सिटी अवार्ड मिला है, जन संरक्षण मिला है। ठीक है, तो ये हो गया। और सिटी लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित क्यों किया जाता है, तो शहर को उसके कुशल कामकाज के लिए, परियोजनाओं के उचित कार्यान्वयन के लिए ये स्मार्ट सिटी लीडरशिप अवार्ड प्रदान किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की अप्रैल 2022 में घोषणा की है, तो कितने की है, 8। कितने जियो पार्क, यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की, 8 की है। और वो 8 कौन कौन से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं है क्योंकि इंडिया का उसमें कोई नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि कितने जियो पार्क की घोषणा की गई है और कितने प्रेजेंट टाइम में हो गए हैं, तो ये हम लोगों को डिस्कस करना है खाली। तो ये 8 इसमें ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो अगर बात करें कि ये जियो पार्क के साथ जो यूनेस्को का वर्क स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था 2001 में हुआ था। ठीक है, और 2004 में क्या होता है कि जियो पार्क देशों में ग्लोबल जियो पार्क्स नेटवर्क यानी GGN, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क बनाने की अपील यूनेस्को के साथ आती है। जहाँ पर क्या किया जाता है, जहाँ पर ये जो राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक विरासत की जो पहल होती है, वो किसके सहयोग से, विनिमय और सहयोग के वैश्विक नेटवर्क से होगी। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बस इतना ध्यान रखना कब से स्टार्ट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 2001 से ये यूनेस्को का काम जियो पार्क से स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और बात करें कि 2015 में, नहीं प्रेजेंट टाइम में देख लेते हैं कितने हैं टोटल। प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं, बाकी पूरा हिस्ट्री नहीं जानना है हम लोगों को। टोटल जो है 44 देशों में, 44 देशों में टोटल कितने यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं इन प्रेजेंट टाइम, तो 161। कितने हैं, 161 यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क हैं। तो ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। और इसके तहत क्या है कि जो विरासत स्थल हैं और जो प्राकृतिक सांस्कृतिक विरासत का स्थल है, उनका प्रबंधन करना है और उसके बारे में अन्वेषण करना है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर यहाँ यूनेस्को की बात आई है तो हम लोग कुछ फैक्ट को डिस्कस कर लेते हैं कि अभी मैंने कल भी किया था, आज भी फिर से मैं रिवीजन करा दे रही हूँ कि टोटल भारत में भूवैज्ञानिक विरासत स्थल कितने हो गए हैं, तो 34 हो गए हैं। अभी 2 ऐड किया गया था और टोटल कितने हो गए, 34 हो गए हैं। अगर बात करें कि अमूर्त धरोहर कितने हैं भारत में, तो वो 14 हैं। और 14वां भी कल भी मैंने बताया था, कौन सा है 14वां नवीनतम, दुर्गा पूजा। ठीक है, और अगर पूछ ले कि टोटल विश्व धरोहर भारत में कितने हैं, तो वो है 40। 39वां रामप्पा मंदिर तेलंगाना का, 40 धौलावीरा है। टोटल राम साइट्स कितने हो गए हैं, रामसर साइट 49 है। तो ये सारे ध्यान रखना, कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर फंसेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हाँ, ये क्या करना है, ये जो मतलब नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की गई है 8, तो इसका क्या है, तो ये क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय भूगर्भिक इतिहास को समझने में क्या करता है, हेल्प करता है। उसी को क्या किया जाता है, ग्लोबल जियो पार्क घोषित कर दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब 17 अप्रैल 2022 को जीता है, तो कौन जीता, हरियाणा जीता है। किसको हरा करके हरियाणा जीता है, तो वो तमिलनाडु को हरा करके जीता है। तो किसके द्वारा, ये क्या है, 12वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप हरियाणा के द्वारा तमिलनाडु को हरा करके जीती गई है। कहाँ इसका आयोजन हुआ है, MP में आयोजन हुआ है। MP में कहाँ पर, भोपाल में, MP के भोपाल में इसका आयोजन हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। और हरियाणा ने ये जो है 2011 के बाद, हरियाणा के द्वारा 2011 के बाद पहली बार ऐसा है कि ये ट्रॉफी जीती गई है। और अगर देखा जाए तीसरे या चौथे स्थान के वर्गीकरण मैच में कर्नाटका ने महाराष्ट्र को हराया। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये है, तो ये ध्यान रखना आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 29 अप्रैल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारे लिए, सेमीकंडक्टर के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक सेमीकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस, तो इसको ध्यान रखना है कि सेमीकॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो कहाँ किया जा रहा है, कर्नाटका में किया जा रहा है। ठीक है,
कहाँ किया जाएगा, कर्नाटका में। और इसका उद्घाटन, और इसमें मतलब कौन, जो मतलब ये जो 2022 को क्या करेंगे, कब, 29 अप्रैल से 1 मई 2022 जो भी है, ठीक है, 29 अप्रैल को उद्घाटन किया जाएगा इसका। और इस 3 दिन का ये है, और इस 3 दिन के उसमें कॉन्फ्रेंस में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो क्या करेंगे, जो भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, नवाचार में अग्रणी बनाने का जो उनका विज़न है उसको ये बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है इसी के लिए क्या किया जा रहा है, ये कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा। सेमीकॉन इंडिया जो 2022 ये कॉन्फ्रेंस है, ये क्या करेगा, जो क्या करेगा, दुनिया के जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है, ठीक है, शोध है, शिक्षा क्षेत्र है, तो इन सभी के जो प्रतिभाशाली लोग हैं उनको अपनी ओर क्या करना है, अट्रैक्ट करना है, आकर्षित करना है। और प्रधानमंत्री के जो भारत को ये जो उनका विज़न है कि इसको क्या किया जाए, सेमीकंडक्टर उद्योग का वैश्विक हब बनाया जाए, इसका जो इनका प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है उसको पूरा करने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप होगा उनका। सेमीकंडक्टर की बात करें, जब सेमीकॉन आया, सेमीकॉन का मतलब सेमीकंडक्टर ही होता है, तो सेमीकंडक्टर क्या होता है, एक खास तरह का एक पदार्थ होता है, ठीक है। तो इसमें जो होता है, जो विद्युत होती है, उसके सुचालक और कुचालक दोनों के गुण होते हैं। ये क्या करता है, विद्युत के प्रवाह को नियंत्रित करने का भी, कंट्रोल करने का भी क्या करता है, वर्क करता है। और इसका निर्माण जो होता है सेमीकंडक्टर का, वो किससे होता है, सिलिकॉन से होता है। किससे होता है, सिलिकॉन से होता है। और इसमें कुछ तरह के कुछ क्या करते हैं, इसमें कुछ विशेष प्रकार के डोपिंग को मिलाया जाता है, जिससे क्या हो, सुचालक के गुणों में बदलाव लाया जा सके, ठीक है। तो और इसी पदार्थ का यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, विद्युत सर्किट चिप बनाया जाता है, क्लियर। और कई हाईटेक उपकरणों में भी इस चिप को इंस्टॉल किया जाता है। और इसी सेमीकंडक्टर चिप के जरिए क्या करते हैं, डेटा की, जो भी डेटाज होते हैं उनकी प्रोसेसिंग की जाती है, जिसके कारण इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। अब देखा जाए तो कार से लेकर के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, लगभग सभी जितने भी डिवाइस हैं, इनमें उनका इसका क्या किया जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो भारत को दोबारा विश्वगुरु बनाने में सेमीकंडक्टर का बहुत ही बड़ा रोल प्ले करेगा ये सेमीकंडक्टर। तो ये भी क्वेश्चन आपको बहुत, आज इसी का मैंने थंबनेल इसीलिए बनाया था कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से उसको समझा दिया, कोशिश किया। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आया है। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने के निर्णय की घोषणा कर दी है। वो क्या कह रहा है क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने के निर्णय की घोषणा कर दी है। तो किसका, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है कि किसने की है, फिनलैंड ने की है। भारत और किस देश ने क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क स्थापित करने की घोषणा की है, तो फिनलैंड के द्वारा की गई है। चलिए इसको भी समझ लेते हैं। अब इससे क्या होगा, जो घोषणा की, तो इससे जो दोनों देश होंगे उनकी जो ज़रूरतें होंगी उनको पूरा करने के लिए जो अनुसंधान है, रिसर्च है और जो विकास परियोजनाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने के क्या किया जाएगा, दोनों देशों के द्वारा प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है। तो फिनलैंड के जो मंत्री हैं आर्थिक मामलों के, उनका नाम है मिका लिंटिला। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप इसको भी रटने लगे, तो ये नहीं है, ठीक है। तो यही उधर के जो मिका लिंटिला थे और जो हमारी साइड से केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह थे, उन दोनों ने मुलाकात की और इसके बारे में, वर्चुअल नेटवर्क सेंटर की स्थापना के निर्णय के बारे में ये लोग घोषणा करते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें ये मतलब इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो भारतीय पक्ष की साइड से इस पर, इसके सेंटर के लिए, यानी वर्चुअल नेटवर्क सेंटर के लिए हमारे भारतीय साइड से 3 संस्थान, वो 3 संस्थान कौन कौन से, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। IIT मद्रास, सेकेंड IISER पुणे और CDAC पुणे। तो ये 3 संस्था भारतीय पक्ष की ओर से क्या है, वर्क कर रही है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे क्या आया है हमारे लिए, फिनलैंड। तो हम लोग फिनलैंड को देखेंगे, मैप में देख लेते हैं ताकि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको समझ में, एक मिनट ये देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा और ऊपर जाना, 1 मिनट। ये आपको दिख रहा होगा बड़ा सा फिनलैंड, ये आपका फिनलैंड है, यहाँ बाल्टिक सागर है आपका। तो ये है फिनलैंड, ठीक है। तो मैप में ये आप देख रहे होंगे, 1 मिनट, ये देखिए फिनलैंड दिखा दिया आपको, फिनलैंड, एस्टोनिया, लाटविया, स्वीडन। तो आप लोग अपना मैप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने कर दिया। तो ये जो फिनलैंड है, देख लेते हैं, 1 मिनट। ये जो फिनलैंड है,
इसकी सीमा अगर पश्चिम में देखें तो पश्चिम में इसके देखिए फिनलैंड के क्या है, स्वीडन है, इसके पश्चिम में स्वीडन है, और इसके फिनलैंड के पूरब में कौन है, रशिया है। अभी फिनलैंड को भी क्या किया जा रहा है, नाटो में शामिल होने की बात करंट में चल रही है, जिसका रशिया विरोध कर रहा है। जैसे यूक्रेन का, इसने कहा है, रशिया ने साफ साफ कहा है कि अगर तुम शामिल होगे तो जैसे मैंने यूक्रेन का हाल किया वैसे मैं तुम्हारा भी हाल करूंगा। तो इसकी भी अभी करंट में चर्चा चल रही, तो ये भी इसीलिए फिनलैंड चर्चा में है। तो ध्यान रखना है इसको कि फिनलैंड कहाँ, इसके नॉर्थ ईस्ट वेस्ट में कौन से हैं, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। तो फिनलैंड के आपके देखिए वेस्ट में क्या है, स्वीडन है, ईस्ट में क्या है, रशिया है, फिनलैंड रशिया, ठीक है। एंड नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में इसके नॉर्वे स्थित है, नॉर्थ में इसके क्या है, नॉर्वे स्थित है। और अगर बात करें कि नॉर्थ में नॉर्वे हो गया, और ये फिनलैंड जो है, फिनलैंड खाड़ी के पार दक्षिण में इसके क्या है, एस्टोनिया स्थित है। खाड़ी के पार इसके दक्षिण में क्या है, एस्टोनिया है। यानी स्वीडन पश्चिम, नॉर्थ में आपका नॉर्वे, ना से नॉर्थ, नॉ से फिनलैंड के नॉर्वे, एंड ईस्ट में रशिया, एंड साउथ में क्या है, एस्टोनिया। क्लियर। और इसकी जो राजधानी फिनलैंड की वो क्या है, हेलसिंकी है। क्या है, हेलसिंकी है। और ये जो फिनलैंड है इसको क्या कहते हैं, झीलों का देश कहते हैं। अब फिनलैंड नाम लेने से आपको पता चल गया होगा ये किस चीज़ में आगे रहता है। तो किस में आगे रहता है, हैप्पीनेस इंडेक्स में आगे रहता है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड जो है कई सालों से लगातार क्या कर रहा है, टॉप पर है, ठीक है। तो ये टॉप पर है। अगर ये जो हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर फिनलैंड टॉप पर है तो हमें पता होना चाहिए कि भारत किस नंबर पर है। तो भारत 136 नंबर पर है, 136वें नंबर पर है जो इस इंडेक्स में, हैप्पीनेस इंडेक्स में। और हैप्पीनेस इंडेक्स जारी कौन करता है ये, तो ये सतत विकास यूएन, संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के द्वारा ये हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है, जारी की जाती है रिपोर्ट। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, एक मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया, उनका क्या नाम है। तो उनका नाम है कमलेश नीलकंठ, जो कि ये है, इमेज में आपको दिख रहा होगा। तो इनका क्या किया गया है, 1 साल का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। और ये कब तक, 3 मई 2022 से लेकर के, एक मिनट, 3 मई 2022 से लेकर के 1 साल बढ़ा दिया गया है, या इतना बढ़ा दिया, या फिर अगले आदेश तक जब भी होगा ये तब तक ये वर्क करेंगे, अपने उस पर रहेंगे। अच्छा चलिए, ये तो अभी प्रेजेंट टाइम में है, ये प्रेजेंट टाइम में है। कहाँ के, परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष हैं। तो फर्स्ट कौन थे, ये फर्स्ट परमाणु ऊर्जा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे होमी भाभा। कौन थे, होमी भाभा, जिसका जन्म कब हुआ था, 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था, 30 अक्टूबर 1909 को हुआ था। क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, क्योंकि इन्हें जो है, होमी भाभा को जो है परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में जानते हैं, परमाणु भौतिकी के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो ये पहले अध्यक्ष थे। तो ये भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं फटाफट कल का रिवीजन करते हैं। अप्रैल 2022 में किसे 29वां थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था, मनोज पांडे। किस राज्य ने हाल ही में संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन विकसित किया, महाराष्ट्र। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल हाल ही में कहाँ लॉन्च किया गया, महाराष्ट्र, नागपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा रॉबिन उथप्पा को ब्रेन हेल्थ इनिशिएटिव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, कर्नाटका। विश्व धरोहर दिवस हर साल कब मनाया जाता है, 18 अप्रैल। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु मंत्रालय ने तराई हाथी रिजर्व के गठन को इस सिद्धांत को मंजूरी दी है, यूपी। द बॉय हु रोड द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, राजेश तलवार, अंबेडकर जी के बारे में लिखा है। यूक्रेन ने अमेरिका से रशिया को आतंकवाद के राज्य प्रयोजन के रूप में हाल ही में नामित करने का अनुरोध किया है। कि इस सूची में अब तक कितने देश को शामिल किया गया, 4। देश का पहला इंटरनेशनल स्किल इंडिया सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है, भुवनेश्वर, ओडिशा। EDAR नामक पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है, सड़क परिवहन मंत्रालय। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। पॉइजन पिल जो कि चर्चा में किस क्षेत्र से संबंधित है, कंपनी के विलय और रिग्रेट से संबंधित है। क्या है ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशन, ये मैंने आपको दे दिया है, मैप दे दिया है, देख लीजिएगा। मैंने फिनलैंड दिखाई दिया है सब कुछ, और आप लोग मैप देखते रहिए तभी चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा, पसंद भी आ रहा होगा। तो इसको लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपका वर्क है, आपके एक लाइक से सपोर्ट मिलता है, तो इसको बिल्कुल किया करिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं, मैंने नोटिस किया है कि सब्सक्राइब करने के बाद उसको अनसब्सक्राइब कर देते हैं। अरे भाई, आपका क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने से, आपका तो कुछ पैसा लग नहीं रहा है, एक सब्सक्राइब कर देने से आपका कुछ नहीं लग रहा है, तो उसको अनसब्सक्राइब क्यों कर रहे हो, या फिर करो ही नहीं, ठीक है। तो इतना डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए किसी को। तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, और थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूरी है आप लोगों का। बाकी मेहनत हम भी कर रहे हैं, और आपकी साइड से आप देखते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता तो निश्चित है, आज नहीं तो कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।